मोर की कहानी। 7 पुश्तों की गरीबी मिटाने वाले 3 काम। एक मोर ने बताया कि जो मनुष्य ये 3 काम घर के अंदर करता है वो 7 पुश्तों तक गरीब नहीं रहता। दर्शक मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण पर। दर्शक मित्रों, जंगल में एक बरगद के नीचे हमेशा एक मोर और मोरनी रहते थे। वे हमेशा एक दूसरे से देश दुनिया की बातें करते थे। इसी तरह से उनका समय बड़े आनंद से बीत रहा था। एक दिन मोरनी बोली, हे पिया जी, मुझे ये बताइए, ऐसा क्या है जिससे इंसान गरीब से अमीर बन जाता है और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी कभी गरीब नहीं रहती। तब मोर कहता है कि मोरनी, बात बहुत सीधी है। जो इंसान ये 3 बातें दिल से अपना लेता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो 3 बातें कौन सी है, मैं तुम्हें इस कहानी के माध्यम से बताता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक नेक दिल राजा राज्य करता था। राजा का महल बहुत ऊंचा, बहुत सुंदर और बहुत भव्य बना हुआ था। राज्य के लोग राजा से बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वो न्यायप्रिय था और गरीब अमीर में कोई भेद नहीं करता था। राजा के परिवार में उसके 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और 1 बेटा। बेटा सबसे छोटा था, लेकिन वही राजा का इकलौता वारिस था और आगे चलकर उसी को राजगद्दी संभालनी थी। राजा की तीनों बेटियां बहुत सुंदर, समझदार और संस्कारी थी। महल में उन्हें हर सुख सुविधा मिली हुई थी, लेकिन राजा ने उन्हें घमंडी नहीं बनने दिया था। राजा हमेशा अपनी बेटियों से कहता था, सच्चा सुख धन से नहीं, अच्छे कर्मों से मिलता है। राजा अपने बेटे को भी राजधर्म, सच्चाई और वचन निभाने की शिक्षा देता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। राज्य खुशहाल था, फसलें अच्छी होती थी, लोग चैन से रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक राजा बहुत बीमार पड़ जाता है। पहले तो सबने सोचा कि साधारण बीमारी होगी, पर धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। वैद्य आए, हकीम बुलाए गए, जड़ी बूटियां दी गईं, पूजा पाठ हुआ, लेकिन किसी से भी राजा की बीमारी ठीक नहीं हुई। राजा समझ गया कि अब उसके दिन पूरे होने वाले हैं। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया, राज्य के काम बेटे को समझाए और फिर अपने बेटे को अकेले में बुलाया। उस समय राजा बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन आंखों में गहराई और अनुभव झलक रहा था। राजा ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और बड़े प्रेम से कहा, बेटा, अब मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। मेरे जाने के बाद ये राज्य तुम्हें संभालना है। याद रखना, राजा वही अच्छा होता है जो अपने वचन पर चलता है। मित्रों, बेटा भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पिताजी, आप ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगे। राजा हल्के से मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, ये सच है, लेकिन मेरे जाने से पहले मैं तुम्हें एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। ये बात तुम्हें अजीब लग सकती है, पर तुम्हें इसे पूरा करना ही होगा। तब बेटा कहता है, हाँ पिताजी, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तब राजा ने अपनी अंतिम इच्छा बताई। उसने कहा, जब तुम्हारी तीनों बहनें शादी लायक हो जाए तो उन्हें तुम महल के छज्जे पर खड़ा करना। नीचे सड़क से जो भी पहला आदमी गुजरे, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, गवार हो, विद्वान हो या किसी भी जाति या पेशा का हो, उसी से उसकी शादी कर देना। मित्रों, यह सुनकर बेटा चौंक जाता है। उसने सोचा कि उसके पिता ये क्या कह रहे हैं। राजकुमारियां और सड़क से गुजरने वाले पहले आदमी से शादी, ये तो बहुत ही अजीब बात है। लेकिन उसने अपने मन की बात पिता से नहीं कही। वो जानता था कि उसके पिता बिना सोचे समझे कोई बात नहीं कहते। राजा ने आगे कहा, बेटा, इंसान की कीमत उसके कपड़ों, धन या काम से नहीं होती। असली कीमत उसके भाग्य और कर्म तय करते हैं। जो आज गरीब है वो कल राजा भी बन सकता है। इसलिए मेरी बात को हमेशा याद रखना और कभी भी उससे पीछे मत हटना। इतना कहकर राजा थक जाता है। उसने अपने बेटे को पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। थोड़ी ही देर बाद राजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। महल में शोक छा जाता है। पूरे राज्य में मातम फैल जाता है। लोग अपने प्रिय राजा के जाने से दुखी थे। राजकुमार ने पिता की मृत्यु के बाद पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया। कुछ समय बाद उसने राजगद्दी संभाली। अब वही राजा था। राज्य का सारा भार उसके कंधों पर आ गया। लेकिन उसके मन में पिता की कही हुई वो आखिरी बात गूंज रही थी। उसे पता था कि समय आने पर उसे अपनी बहनों की शादी उसी अजीब तरीके से करनी होगी। ये सोचकर उसका मन घबराता भी था, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था, पिताजी की इच्छा मेरी जिम्मेदारी है, चाहे जो भी हो मैं उनका वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। दोस्तों, राजा की मृत्यु के बाद समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। नया राजा अब पूरी समझदारी से राज्य चला रहा था। उसकी तीनों बहनें भी बड़ी हो रही थी। देखते देखते सबसे बड़ी बहन शादी के लायक हो गई। तब नए राजा को अपने पिता की अंत में आज्ञा याद आई। उसका मन बहुत भारी हो गया, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अपने पिता का वचन किसी भी हाल में नहीं तोड़ेगा।
एक दिन उसने अपने सबसे बड़ी बहन को पास बुलाया और प्यार से कहा, बहन, आज तुम्हें महल के छज्जे पर जाकर खड़ा होना है। बहन को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो अपने भाई का पूरा भरोसा करती थी। वो बिना सवाल किए छज्जे पर जाकर खड़ी हो गई। नीचे सड़क पर लोग आ जा रहे थे। राजा ऊपर से सब देख रहा था। कुछ देर बाद सड़क से एक आदमी गुजरा। उसके पैरों में जूते नहीं थे, कपड़े फटे पुराने थे, कंधे पर एक डंडा था और उसके पीछे कुछ बकरियां चल रही थी। वो एक साधारण सा बकरी चराने वाला था। राजा ने उसे आवाज दी, अरे भाई जरा रुको। वो आदमी घबरा गया। उसने ऊपर देखा और बोला, सरकार, मुझे देर हो रही है, मेरी बकरियां भूखी हैं, मुझे उन्हें चराने जाना है। राजा ने कहा, थोड़ी देर ठहर जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आदमी डरते डरते महल के अंदर आया। राजा ने उससे साफ साफ कहा, मैं अपनी बड़ी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूं। मित्रों, ये सुनकर वो आदमी सन्न रह जाता है। उसे लगा जैसे उसके कानों ने धोखा दे दिया हो। वो हाथ जोड़कर बोला, सरकार, ये मजाक मत कीजिए, मैं एक गरीब बकरी चराने वाला हूं, मैं राजकुमारी से शादी कैसे कर सकता हूं। राजा ने गंभीर आवाज में कहा, यह मेरे पिता की इच्छा थी, मैं उनका वचन निभा रहा हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आदमी बहुत डर और हैरानी में था, लेकिन राजा की बात टाल भी नहीं सकता था। इस तरह से सबसे बड़ी राजकुमारी की शादी उस बकरी चरवाहे से कर दी जाती है। शादी बड़ी सादगी से हुई। राजकुमारी ने बिना शिकायत के अपने पति का हाथ पकड़ा और महल छोड़कर उसके साथ चली गई। महल के दरवाजे बंद हो गए और राजा अपनी बहन को जाते हुए देखता रह गया। कुछ समय बीता। अब दूसरी बहन भी शादी के लायक हो गई। राजा का दिल फिर भारी हो गया, लेकिन उसने वही किया जो पिता ने कहा था। उसने दूसरी बहन को भी छज्जे पर खड़ा किया। नीचे सड़क पर लोग आ जा रहे थे। कुछ देर बाद एक आदमी तेजी से चलता हुआ आया। उसके हाथ में जाल था। वो बोलता जा रहा था कि आज अगर चिड़िया फंस गई तो घर में खाना बन जाएगा। राजा ने उसे आवाज दी, अरे भाई जरा रुको। आदमी कहने लगा, सरकार, मुझे जल्दी है, मैंने जंगल में जाल बिछा रखा है, देखने जाना है कि उसमें कोई फंसा कि नहीं। राजा ने कहा, पहले अंदर आओ फिर जाना। वो आदमी अंदर आया। राजा ने अपनी दूसरी बहन का हाथ उसके हाथ में रख दिया और कहा, आज से ये तुम्हारी पत्नी है। पक्षी पकड़ने वाला डर जाता है। उसने कहा, मैं तो जंगल में चिड़िया पकड़ने वाला गरीब आदमी हूं, ये राजकुमारी है, मैं इसके लायक नहीं। राजा ने वही बात दोहराई, यह मेरे पिता की इच्छा है। अब वो आदमी कुछ कह नहीं सका। इस तरह दूसरी राजकुमारी की शादी भी एक साधारण पक्षी पकड़ने वाले से हो गई। वो भी महल छोड़कर अपने पति के साथ चली गई। अब वो महल में सिर्फ राजा और उसकी सबसे छोटी बहन रह गई थी। राजा को यह बहन सबसे ज्यादा प्यारी थी। जब उसकी शादी का समय आया तो राजा का दिल रो पड़ा, लेकिन पिता का वचन उसे मजबूर कर रहा था। उसने अपनी सबसे छोटी बहन को छज्जे पर खड़ा किया। कुछ देर बाद सड़क से एक आदमी गुजरा। उसके कपड़े गहरे रंग के थे। उसका चेहरा गंभीर था। वो शमशान में काम करता था। यह देखकर राजा का दिल कांप गया, लेकिन फिर भी उसने उस आदमी को बुलाया। श्मशान कर्मी बोला, सरकार, मुझे देर हो रही है, मेरा काम श्मशान में पड़ा है। राजा ने भारी मन से कहा, अंदर आओ। अंदर आकर जब उस आदमी को शादी की बात पता चली तो वो भी चौंक गया। कहने लगा, मैं तो शमशान में काम करने वाला आदमी हूं, ये राजकुमारी है। राजा ने आंखें बंद कर ली और कहा, यह मेरे पिता का आदेश है। इस तरह सबसे छोटी राजकुमारी की शादी भी हो गई। वह भी बिना रोए, बिना शिकायत के अपने पति के साथ महल से चली गई। अब महल सूना हो गया था। राजा अकेला रह गया, लेकिन तीनों राजकुमारियां अपने अपने भाग्य के साथ नए जीवन की ओर बढ़ चुकी थी। दोस्तों, इस प्रकार से राजा की तीनों बहनें महल छोड़कर अपने अपने पतियों के साथ चली गई थी। जब वे गई तब किसी को भी यह विश्वास नहीं था कि उनका भविष्य अच्छा होगा। लोग आपस में बातें करते थे। राजकुमारी और बकरी चराने वाला, राजकुमारी और पक्षी पकड़ने वाला, राजकुमारी और शमशान में काम करने वाला। महल के बाहर बाजारों में चौपालों पर लोग हंसते थे। सबको लगता था कि राजा ने अपनी बहनों का जीवन खराब कर दिया। खुद राजा भी कई बार रात में अकेले बैठकर यही सोचता था, पता नहीं मेरी बहनें कैसी हालत में होंगी, अब वे सुखी होंगी या नहीं। लेकिन समय बहुत बड़ा होता है, वो धीरे धीरे सब बदल देता है। सबसे बड़ी बहन जब बकरी चराने वाले के साथ गई थी तब उसका घर छोटा सा था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और 4-5 बकरियां। बहन ने कभी शिकायत नहीं की। वो सुबह उठकर अपने पति के साथ बकरियों को चारा देती, दूध निकालती और घर का काम करती।
उस बकरी चराने वाले आदमी में एक खास बात थी। वो बहुत मेहनती था और ईमानदार था। वो कभी किसी का हक नहीं मारता था। धीरे धीरे उसकी बकरियां बढ़ने लगी। 4 से 40 हो गई, फिर 100 हो गई। वो दूध और घी बेचने लगा। उसकी कमाई बढ़ने लगी। कुछ ही सालों में उसके पास इतना धन हो गया कि उसने पक्का घर बनवा लिया। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने एक छोटा सा महल बनवाया। उसके चारों तरफ हरियाली थी, खेत थी, गौशाला थी। सबसे बड़ी बहन अब रानी जैसी जिंदगी जी रही थी। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। लोग दूर दूर से उसके पति की समझदारी और दया की तारीफ करने आते थे। अब कोई ये नहीं कहता था कि वो सिर्फ बकरी चराने वाला है। लोग उसे राजा जैसा सम्मान देने लगे थे। इधर दूसरी बहन पहले जंगल में रहने वाले पक्षी पकड़ने वाले के साथ गई थी। उसका जीवन भी बहुत सादा था, लेकिन उस आदमियों को पक्षियों की भाषा समझने की अद्भुत कला प्राप्त थी। वो जानता था कि कौन सा पक्षी कब क्या कहता है। जंगल के सारे पक्षी उसके मित्र थे। धीरे धीरे उसके पास दूर दूर से लोग आने लगे। कोई खोई हुई चीज ढूंढने आता, कोई रास्ता पूछने, कोई भविष्य जानने। पक्षी पकड़ने वाला पक्षियों को मारता नहीं था, बल्कि उनकी मदद से लोगों की मदद करता था। उसके पास धन आने लगा। जंगल के बीच उसने एक बड़ा और सुंदर महल बनवाया। उस महल के चारों तरफ पेड़ों पर हजारों पक्षी रहते थे। सुबह शाम वहां पक्षियों की मधुर आवाज गूंजती रहती थी। दूसरी बहन का जीवन भी सुख और सम्मान से भर गया। वो अब किसी राजमल से कम नहीं थी। उसका पति ज्ञान और शक्ति वाला व्यक्ति माना जाने लगा। लोग उसे पक्षी राजा कहने लगे। सबसे छोटी बहन की शादी शमशान में काम करने वाले से हुई थी। ये सबसे डरावना और दुखद लगता था। जब वो वहां गई तो चारों तरफ शांति, सन्नाटा और गंभीरता थी। लेकिन उसका पति बहुत शांत और गहरे ज्ञान वाला व्यक्ति था। उसे जीवन और मृत्यु का रहस्य पता था। वो डरता नहीं था क्योंकि उसने सच को पहचान लिया था। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे। वो दुखी लोगों को शांति देता था। धीरे धीरे लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आने लगे। उस श्मशान कर्मी के पास भी अद्भुत शक्तियां थीं। उसके पास धन आया, सम्मान आया। श्मशान के बीचों बीच एक भव्य महल खड़ा हो गया। चारों तरफ शांति और दिव्यता थी। सबसे छोटी बहन वहां सबसे ज्यादा संतोष में थी। उसका जीवन शांत, सुरक्षित और सुखमय था। समय बीतता गया। तीनों बहनें अपने अपने जीवन में बहुत सुखी थी। उनके पति अब साधारण नहीं रहे थे। वे तीनों अलग अलग तरह से शक्तिशाली, समृद्ध और सम्मानित बन चुके थे। तीनों बहनों के जीवन में एक बात समान थी। किसी ने भी अपने पति को छोटा नहीं समझा। किसी ने अपने भाग्य को कोसा नहीं। तीनों ने मेहनत, विश्वास और धैर्य रखा और समय ने उन्हें उसका फल दिया। दूर दूर तक उनकी समृद्धि की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे, राजा की बेटियों का भाग्य तो सचमुच बड़ा अनोखा है। राजा को अब भी ये सब पता नहीं था। वो महल में बैठा अपनी बहनों को याद करता रहता था। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि जिन बहनों के लिए वो दुखी रहता है वे अब रानियों जैसी जिंदगी जी रही है। मित्रों, इधर तीनों बहनों की विदाई के बाद राजमहल सुनासना सा हो गया था। बड़े 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 कक्ष, लंबे गलियारे और ऊंचे छज्जे सब वैसे ही पड़े थे, लेकिन उनमें पहले जैसी रौनक नहीं थी। राजा अब अकेला रह गया था। दिन में वो राज्य का काम संभालता, लेकिन रात होते ही उसके मन में अजीब सा खालीपन आ जाता। उसे अपनी बहनों की बहुत याद आती। कई बार वो सोचता, क्या मैंने सही किया? क्या वे सच में खुश होंगी? समय बीतता गया। एक दिन राजा के मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा, जब मेरी बहनों की शादी पिता की आज्ञा से सड़क पर पहले व्यक्ति से हुई, तो क्यों ना मैं भी अपनी शादी उसी तरह करूं। देखूं तो सही कि मेरी किस्मत में कौन लिखी है। ये सोचकर उसके मन में हलचल हुई, लेकिन उसने निश्चय कर लिया। अगले दिन वो स्वयं महल के छज्जे पर जाकर खड़ा हो गया। नीचे सड़क से लोग आ जा रहे थे। कुछ व्यापारी थे, कुछ किसान, कुछ मजदूर। राजा सबको ध्यान से देख रहा था। तभी नीचे से एक बूढ़ी औरत गुजरी। उसके सिर पर कपड़ों की गठरी थी, मैले कपड़े थे, हाथों में साबुन। वो एक बूढ़ी धोबिन थी। राजा ने उसे आवाज दी, अरे जरा रुक जाओ। बूढ़ी औरत ने ऊपर देखा और चौंक कर बोली, अरे मैं तुम्हारी दोस्त कैसे हो गई? मुझे क्यों बुला रहे हो? राजा ने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बूढ़ी औरत बोली, मुझे देर हो रही है, नदी पर कपड़े धोने हैं। राजा थोड़ा सख्त हुआ और कहने लगा, मैं राजा हूं, यह मेरा आदेश है। बूढ़ी औरत भड़क गई। उसने गुस्से से राजा को देखा और बोली,
देखो तो जरा, यह लड़का मुझ बुढ़िया से हुक्म चला रहा है। पित्रों, इतना कहकर उसने राजा को खरी खोटी सुनाई। राजा ने ऐसी भाषा पहले कभी नहीं सुनी थी। वो घबरा जाता है, उसके पैर कांपने लगे। वो गिरते गिरते छज्जे को पकड़कर खड़ा रहा। फिर राजा ने उससे कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मित्रों, ये सुनकर बूढ़ी औरत जोर से हंस पड़ी। कहने लगी, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर शादी करनी है तो जाओ, उस फूल वाली से शादी करो। ये कहकर वो बिना पीछे देखे चली गई। राजा सुनकर स्तब्ध रह गया। बूढ़ी के शब्द उसके कानों में गूंजते रह गए। फूल वाली, ये कौन है फूल वाली? उसे नहीं पता था कि ये फूल वाली कौन है, कहां रहती है, कैसी है, लेकिन उसका नाम उसके मन में बस गया था। उसने ठान लिया, अब उसी फूल वाली से शादी करूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया क्यों ना घूमनी पड़े। राजा ने राजमल की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी और साधारण कपड़े पहनकर यात्रा पर निकल पड़ा। वो गांव गांव शहर शहर घूमता रहा। हर किसी से पूछता, क्या तुम फूल वाली को जानते हो? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। दिन महीने बने, महीने साल बीते और 3 साल बीत गए। राजा ने आधी दुनिया घूम ली थी। कभी जंगलों में भटका, कभी पहाड़ों पर चढ़ा, कभी मैदानों से गुजरा। थक गया पर हिम्मत नहीं हारी। एक दिन चलते चलते वो एक बड़े मैदान में पहुंचा। वहां पहले बकरियों का एक झुंड दिखाई दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। झुंडों के बीच से रास्ता बनाते हुए वो आगे बढ़ा तो सामने एक भव्य महल नजर आ रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया और बोला, क्या कोई है? मुझे रात बिताने के लिए जगह चाहिए। मित्रों, दरवाजा खुलता है। एक स्त्री ने जैसे ही उसे देखा, दौड़कर उसे के गले लग गई। भैया, एकदम से राजा चौंक जाता है। ये तो उसकी सबसे बड़ी बहन थी। वो उसे पहचान जाता है। थोड़ी देर में उसका जीजा भी आ गया। राजा उसे पहचान नहीं पाया। वो तो राजा जैसा दिख रहा था, शानदार कपड़े, आत्मविश्वास और तेज। उन्होंने राजा को अपना महल दिखाया। बहन ने बताया कि उसकी दूसरी और तीसरी बहन भी बहुत सुखी और समृद्ध है। राजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजा ने अपनी बहन से फूल वाली के बारे में पूछा। तब उसकी बहन बोली, हम उसे नहीं जानते हैं भैया, लेकिन तुम दूसरी बहनों के पास चले जाओ, हो सकता है उन्हें पता हो। मित्रों, जाते समय उसके जीजा ने उसे बकरी के 3 बाल दिए और कहा, अगर कभी मुसीबत में फंस जाओ तो इनमें से एक बाल जमीन पर फेंक देना, जरूर तुम्हें कुछ मदद मिलेगी। दोस्तों, राजा अपनी बड़ी बहन से विदा लेकर आगे बढ़ा। कुछ दिनों तक वो घने जंगलों, खुले मैदानों और ऊंची नीची पहाड़ियों से होता हुआ चलता रहा। चलते चलते एक दिन वो ऐसे जंगल में पहुंच गया जहां चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि आसमान तक दिखाई नहीं दे रहा है। हर साख पर पक्षी बैठे थे, रंग बिरंगे, छोटे बड़े, हजारों लाखों पक्षी। उनकी आवाजें इतनी जोरदार थीं कि राजा को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा। वो सोचने लगा, इतने पक्षी मैंने जीवन में कभी नहीं देखे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, पक्षी अपने आप रास्ता छोड़ते गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे पक्षियों के बीच एक भव्य महल दिखाई दिया। महल की छतों पर, खिड़कियों पर, दीवारों पर, हर जगह पक्षी बैठे थे, लेकिन किसी को कोई डर नहीं था। राजा ने महल का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही उसकी दूसरी बहन सामने खड़ी थी। उसे देखते ही वो खुशी से रो पड़ी और बोली, भैया तुम यहां कैसे? राजा ने उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर में उसका जीजा भी आया। पहले जो आदमी जंगल में जाल बिछाकर पक्षी पकड़ता था, आज वो बड़े तेज और गरिमा वाला व्यक्ति लग रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। महल के अंदर राजा ने देखा कि हर जगह सुख समृद्धि थी। अनाज के भंडार भरे हुए थे, सोने चांदी के बर्तन रखे थे और सेवक सेवकाएं आदर से सेवा कर रही थीं। राजा ये देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे संभव हुआ। कुछ देर बाद राजा ने अपनी बहन से पूछा, बहन, मैं एक लड़की की खोज में हूं जिसे लोग फूल वाली कहते हैं, क्या तुम उसे जानती हो? तब बहन ने सिर हिला दिया, नहीं भैया, हम उसे नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी राह अब नजदीक आ चुकी है। तब उसका जीजा आगे आता है। उसने राजा के हाथ में 3 सुंदर पंख रखे और कहने लगा, ये साधारण पंख नहीं है। अगर तुम किसी बड़े खतरे में पड़ जाओ तो इनमें से एक पंख जमीन पर गिरा देना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। राजा ने पंख संभाल कर रख लिए और दोनों को प्रणाम कर आगे बढ़ गया। अब उसकी यात्रा और कठिन होती जा रही थी। कुछ दिनों बाद वो ऐसी जगह पहुंचा जहां चारों ओर अजीब सन्नाटा था। धीरे धीरे उसे चारों ओर शमशान दिखाई देने लगा। कहीं राख थी, कहीं अचली लकड़ियां, कहीं बुझी हुई चिताएं।
यह दृश्य डरावना था, लेकिन राजा रुका नहीं। श्मशानों के बीच एक विशाल और शांत महल खड़ा हुआ था। वहां कोई शोर नहीं था, कोई डर नहीं था। राजा ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और उसकी सबसे छोटी बहन सामने खड़ी थी। उसे देखते ही उसकी आंखें भर आईं। वो कहने लगी, भैया आप, मैं जानती थी कि तुम एक दिन जरूर यहां आओगे। पितरों, राजा अंदर जाता है। महल साधारण नहीं था, लेकिन उसमें अजीब सी पवित्रता थी। वहां सोना चांदी कम था, लेकिन संतोष और शांति थी। उसका जीजा, जो कभी शमशान में काम करता था, अब बहुत ही गंभीर और शांत ज्ञान से भरा व्यक्ति लग रहा था। राजा ने अपनी बात बताई कि वो फूल वाली राजकुमारी की खोज में है। बहन थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, भैया मैं उसे नहीं जानती, लेकिन मैं एक बूढ़ी औरत को जानती हूं। मैंने कभी उसकी मदद की थी। वो उसी शहर में रहती है जहां फूल वाली रहती है। वही तुम्हारी मदद कर सकती है। मित्रों, उसका जीजा भी आगे बढ़ा और राजा को एक हड्डी दी। उसने कहा, यह साधारण हड्डी नहीं है। जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तब इसे जमीन पर गिरा देना। यह तुम्हें बचा लेगी। राजा की आंखें नम हो गईं। उसने अपनी बहन और जीजा को प्रणाम किया। तीनों बहनों का आशीर्वाद लेकर वो फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद राजा आखिरकार उस शहर में पहुंच जाता है जिसका पता उसकी सबसे छोटी बहन ने दिया था। यह शहर बहुत बड़ा और सुंदर था। चौड़ी सड़कें थीं, ऊंचे मकान थे और बाजारों में खूब रौनक थी। शहर के बीचों बीच एक विशाल राजमहल खड़ा था। उसी महल के ठीक सामने एक छोटी सी झोपड़ी थी। वही झोपड़ी उस बूढ़ी औरत की थी जिसके बारे में उसकी बहन ने बताया था। राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में अपनापन। जैसे ही उसने राजा को देखा, वो मुस्कुराकर बोली, आओ बेटा, मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वो अंदर गया। बूढ़ी महिला ने उसे पानी पिलाया, खाने को दिया और आराम करने को कहा। राजा ने उसे अपने दिल की बात बताई कि वो फूल वाली को ढूंढ रहा है। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, बेटा, जिस फूल वाली को तुम ढूंढ रहे हो, वो कोई साधारण लड़की नहीं है। वो इसी महल के राजा की बेटी है। वो रोज सुबह फूल बेचने के बहाने बाहर आती है, इसलिए लोग उसे फूल वाली कहते हैं। मित्रों, सुबह हुई। राजा खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा। तभी उसने देखा एक सुंदर युवती को, हाथ में फूलों की टोकरी लिए, चेहरे पर घूंघट डाली। धीरे धीरे महल के बाहर निकली। उसकी चाल में शालीनता थी। उसके आसपास एक अलग सी चमक थी। राजा का दिल गवाही देने लगा, यही है वो फूल वाली। लेकिन बूढ़ी ने राजा को चेतावनी दी। बोली, बेटा, उसका पिता बहुत क्रूर राजा है। वो अपनी बेटी से शादी करने आए हर आदमी से नामुमकिन काम करवाता है। जो काम पूरा नहीं कर पाता, उसका सर कटवा देता है। इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाना। राजा ने शांत स्वर में कहा, मां, मैं डरकर यहां तक नहीं आया हूं। जो होना होगा देखा जाएगा। मित्रों, अगले दिन राजा सीधे महल में पहुंचा और उस क्रूर राजा के सामने जाकर खड़ा होकर कहने लगा, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। राजा ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अगर एक भी पूरी ना हुई तो तुम्हारी जान चली जाएगी। राजा ने कहा, मुझे स्वीकार है। पहली साल क्रूर राजा ने उसे एक बहुत बड़े कमरे में बंद करवा दिया। उस कमरे में सेब और नाशपाती से भरे सैकड़ों डिब्बे रखे थे। राजा ने कहा, अगर तुम एक दिन में ये सब खाकर खत्म नहीं कर पाए तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। राजा घबरा गया। इतने फल कोई अकेला कैसे खा सकता है? तभी उसे अपने बड़े जीजा द्वारा दिए गए बकरी के बाल याद आ गए। उसने एक बाल जमीन पर गिरा दिया। अचानक कमरे में चारों तरफ से बकरियां आ गईं। उन्होंने सारे सेब और नाशपाती चट कर दिए। एक टुकड़ा भी नहीं बचा। मित्रों, अगले दिन क्रूर राजा ये देखकर हैरान रह गया। उसे पहली बार हार का एहसास हुआ। दूसरे दिन राजा बोला, आज रात तुम मेरी बेटी के साथ रहोगी। अगर तुम उसे दुनिया के सबसे मधुर गीतों से सुला नहीं पाए तो सुबह तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। राजा फिर सोच में पड़ जाता है। तभी उसे दूसरे जीजाजी के दिए हुए पंछियों के पंख याद आ गए। रात को उसने एक पंख जमीन पर गिराया। आसमान में रंग बिरंगे पक्षी उतर आए। उन्होंने इतनी मीठी आवाज में गाना गाए कि राजकुमारी मुस्कुराते हुए गहरी नींद में सो गई। सुबह क्रूर राजा फिर से चौंक गया। उसकी दूसरी शर्त भी पूरी हो चुकी थी। तीसरी और अंतिम शर्त। राजा ने कठोर स्वर में कहा, अगर तुम सच में मेरी बेटी के योग्य हो तो कल सुबह तक तुम्हारे घर एक बच्चा होना चाहिए जो मुझे नाना कह सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम दोनों मारे जाओगे।
यह सबसे कठिन परीक्षा थी। राजा जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात के आखिरी पहर उसे अपने तीसरे जीजा की दी हुई हड्डी याद आ गई। उसने वो हड्डी जमीन पर रख दी। एक तेज रोशनी हुई और वहां एक सुंदर छोटा बच्चा खड़ा था। उसके हाथ में सुनहरा सेब था। वो मीठी आवाज में मां और पिताजी कह रहा था। सुबह जब क्रूर राजा आया तो वो दृश्य देखकर उसका कठोर दिल भी पिघल गया। वो बच्चे को गोद में लेकर रो पड़ा। वो आगे बढ़ा, बच्चे को गोद में उठाया। बच्चे ने हंसते हुए वो सुनहरा सेब राजा के मुकुट की ओर बढ़ा दिया, जैसे ही कहना चाहता हो कि इसे आप पहनिए। राजा का दिल भर आया। पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। उसने बच्चे को सीने से लगाया और बोला, मैं हार गया, आज मुझे इंसानियत मिल गई। राजा ने राजकुमार और अपनी बेटी की ओर देखा। उसकी आवाज अब सख्त नहीं, कोमल थी। उसने कहा, तुमने मेरी 3 शर्तें पूरी की, लेकिन उससे भी बड़ा काम किया। मेरे पत्थर से दिल को पिघला दिया। पितरों, उसी समय उसने अपने सिर से मुकुट उतारा, राजकुमार के सिर पर रख दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गूंज फैल गई। राजा ने घोषणा की, आज से ये मेरा दामाद केवल मेरे घर का सदस्य नहीं, बल्कि मेरे राज्य का उत्तराधिकारी भी है। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़े बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। फूल वाली जो अब राजकुमारी नहीं बल्कि रानी बनने जा रही थी। दर्शक मित्रों, इधर मोर कहता है, मोरनी, अब मैं तुम्हें बताता हूं वो 3 बातें जिनका पालन करने वाला 7 पुश्तों तक गरीब नहीं रहता। नंबर 1, अपनों की इज्जत करना। जो आदमी अपने घर में पत्नी पति परिवार की कदर करता है, किसी को छोटा नहीं समझता, उसके घर में तरक्की हमेशा टिकती है। नंबर 2, किस्मत को नहीं मेहनत को पकड़ना। जो हर बात में किस्मत को गाली देता है वो आगे नहीं बढ़ता। जो मेहनत करता है और हालात को स्वीकार करता है वो गरीब से अमीर बन जाता है। नंबर 3, सब्र और भरोसे के साथ आगे बढ़ना। जल्दी हार मानने वाला हमेशा गरीब रहता है। जो धैर्य रखता है और अपनों पर भरोसा करता है, उसके घर से पीढ़ियों की गरीबी खत्म हो जाती है। मित्रों, इस कहानी में बताया गया है कि राजा की तीनों बहनों ने यह नहीं सोचा कि उनके पति क्या काम करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम गरीब हो या तुम छोटे आदमी हो। उन्होंने अपने पति को इंसान समझा, इज्जत दी और साथ दिया। जब किसी आदमी को घर में मान सम्मान मिलता है तो वो मेहनत करके बहुत आगे बढ़ जाता है। किसी ने अपने भाग्य को गाली नहीं दी। तीनों बहनों ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी किस्मत खराब है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने रोना धोना नहीं किया, जो मिला उसे स्वीकार किया और आगे बढ़ गई। जो आदमी किस्मत को कोसता है वो वही का वही रह जाता है। तीनों ने मेहनत, भरोसा और सब्र रखा। उन्होंने काम किया, अपने पति पर भरोसा रखा और बुरा समय आने पर धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, धीरे धीरे समय बदला और उनका जीवन अच्छा हो गया। सीधी बात यही है, जो इंसान अपने घर में इज्जत देता है, किस्मत को दोष नहीं देता और मेहनत के साथ सब्र रखता है, उसकी जिंदगी एक दिन जरूर बदलती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।